हेलो एवरीवन। इस वीडियो सेशन में हम लोग पार्थिव चुंबक के संदर्भ में द्वितीयक अवधारणा पर बात करेंगे। पार्थिव चुंबक से रिलेटेड प्रथम अवधारणा पर हम लोग बात कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा उसका आपको रिकैप करवा दूं तो याद होगा आपको प्रथम अवधारणा, फर्स्ट पोस्टुलेट्स। इसमें कुल मिला के ये कही गई थी कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़े आकार का दंड चुंबक है और इसी दंड चुंबक के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? चुंबकीय क्षेत्र। बट बाद में हुआ क्या? बाद में हुआ ये कि जब यंत्रों के विकास हुए और जब जमीन के अंदर देखा गया कि क्या सच में ऐसा कुछ है, तो पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट रॉन्ग हो गया। उसके बाद फिर द्वितीयक अवधारणा दी गई कि भैया कारण बताओ कि पृथ्वी जो चुंबक के जैसा बिहेव कर रहा है, इसके पीछे का मूल कारण क्या है। तो फिर उसके लिए द्वितीयक अवधारणा आई। अब द्वितीयक अवधारणा में क्या कही गई पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर राइटिंग में जो है उसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। तो देखिए, बड़ा ही सिंपल सी बात कही गई। कहा यह गया कि पृथ्वी के अंदर जो है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पृथ्वी के अंदर सबसे ऊपरी भाग होता है क्रस्ट। अंदर में जो होता है ना, सबसे अंदर में ये होता है कोर, और ये भरा होता है, ये एकदम लिक्विड होता है। और ये होता है किसकी चीज़ का भरा हुआ? लोहा और निकेल का, ठीक है। और अंदर में चूंकि तापमान बहुत ज़्यादा होता है तो ये दोनों द्रव अवस्था में होते हैं, ठोस नहीं होता है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब अगर लोहा और निकेल द्रव रूप में होंगे तो निश्चित रूप से ये आयन में टूटे हुए होंगे। तो Fe पर भी डबल प्लस, उसके बाद Ni पर भी डबल प्लस। तो इसका मतलब ये सब आयन में परिणत हुए होंगे। कहाँ पे? पृथ्वी के केंद्र के समीप, जिसको कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर। अब हमें पता है कि पृथ्वी जो है मूव कर रही है। क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो पृथ्वी चूंकि घूम रही है, पृथ्वी चूंकि क्या कर रही है? घूम रही है। तो इस कारण से इसके अंदर उपस्थित ये जो आयन है, ये भी तो घूम रहे होंगे। और हमें पता है कि आयन ही क्या होता है? आयन ही तो आवेश होता है। आयन ही क्या होते हैं? आवेश। और यदि आयन गति कर रहा है, इसका मतलब आवेश गति कर रहा है। और आवेश की गति से क्या प्राप्त होती है? विद्युत धारा। और ऑर्स्टेड साहब क्या बोल गए हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह जब होता है तो वो क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए, लोग कितना दूर का सोचा। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा। द्वितीयक अवधारणा में यह कही गई कि पृथ्वी के कोर के अंदर लोहा एवं निकेल का द्रव रूप उपस्थित होता है। जो द्रव रूप में लोहा, लोहे के आयन, निकेल के आयन में परिणत रहता है। आयन इज इक्वल टू आवेश। और चूंकि पृथ्वी गतिमान है, इसी कारण से पृथ्वी के अंदर उपस्थित आवेश भी गति करेगा। और आवेश की गति से उत्पन्न होता है धारा, करंट। और करंट क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। किन्होंने कहा था? ऑर्स्टेड साहब ने। ऑर्स्टेड के प्रयोग में हम लोग पढ़े थे। और यही जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसी कारण से जो है, जब चुंबक को हम लोग धागे के सहायता से लटकाते हैं तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकती है। अब ये लॉजिक काफ़ी शानदार लग रहा है, ये बेहतरीन लग रहा है, लेकिन दिक्कत ये हुआ कि बात कुछ ऐसा है ना कि जो चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रकृति है वो ऐसी है कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा कम। और टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म ही हो जाएगा। तो बहुत साइंटिस्टों ने इस पर सवाल किया कि भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन ज़रा ये बताओ कि चूँकि पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, तो फिर वहाँ पर चुंबकीय जो प्रबलता है वो तो कुछ होगी ही नहीं। बी का मान क्या हो जाएगा? 0। और जब बी का मान 0 ही हो जाएगा तो फिर पृथ्वी के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे हो रहा है? तो जब ये क्वेश्चन पूछी गई तो लोग जवाब नहीं दे पाए। इस कारण से जो द्वितीयक अवधारणा है वो भी गलत साबित होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर थोड़ा भी दिक्कत हुई हो तो एक बार बैक कीजिए और अगेन सुन लीजिए जो भी मैंने कहा है। अब हम लोग जो बात किए उसी को राइटिंग फॉर्म में यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और ऊपर जो मैंने रफ की वो उतारने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ से उतारनी है, वो तो समझाने के लिए अवस्था। तो देखिए सवाल क्या है। सवाल है कि पार्थिव चुंबक के संदर्भ में द्वितीयक अवधारणा क्या है। तो देखिए इसका उत्तर अब आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारे बात मैंने बोल दी।
पृथ्वी के केंद्र में लोहा तथा निकेल द्रव अवस्था में उपस्थित रहते हैं, ठीक है, तथा आयन के रूप को धारण कर गतिमान पृथ्वी के साथ स्वयं भी गतिशील रहते हैं। चूंकि गतिमान आवेश से धारा एवं धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस कारण ही द्रवित आयनों के कारण धारा एवं वे धाराएं पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती है, जो पृथ्वी को पार्थिव चुंबक से संबोधित करवाने के लिए जिम्मेवार है। जो बात ऊपर आपको समझाई गई उसी बात को यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ शब्द शायद छूट गए हैं, मैं एक बार देखता हूँ। धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र इस कारण ही द्रवित आयनों के कारण धारा एवं धारा पृथ्वी के चारों चुंबकीय क्षेत्र को, यहाँ जो बीच वाला है क्षेत्र और कर के बीच लिख दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर देती है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख देना है, उत्पन्न कर देती है। अब ये तो सामने वाले ने कहा, अब इसके रिस्पॉन्स में जो सवाल आया जिसका उत्तर नहीं दे पाया गया वो अब नीचे लिखा हुआ है। देखिए पैराग्राफ चेंज करके उतारिएगा इसको। अब वो बात क्या है, वो है चुंबकत्व के परिमाण ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल, अभी हम लोग बात किए थे कि ताप ज़्यादा होगा तो चुंबकत्व कम होगा, और जैसा कि हमें ज्ञात है पृथ्वी के अंदर ताप बहुत अधिक होता है, अर्थात मोल्टेन लिक्विड, वो जो लोहा और निकल का जो लिक्विड फॉर्म है ना उसी को मोल्टेन लिक्विड कहते हैं, अर्थात मोल्टेन लिक्विड के कारण उत्पन्न चुंबकत्व उतना नहीं हो पाएगा जितना पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित है। इसका मतलब ये नियम भी हो गया फेल। ये नियम भी क्या हो गया, फेल। अब नोट में एक डिफिनीशन है, उसको देख लीजिए, और वो डिफिनीशन क्या है उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। वो डिफिनीशन है क्यूरी ताप। क्यूरी ताप, देखिए मैडम क्यूरी ने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ये पता किए, जैसे हमें पता है, अब जाकर के पता है, माइकल फैराडे साहब जो हैं पदार्थ का वर्गीकरण 3 भाग में कर चुके हैं। एक है लौह चुंबकीय पदार्थ, एक क्या है, लौह चुंबकीय, दूसरा है अनुचुंबकीय, और तीसरा है प्रतिचुंबकीय। सबसे बेस्ट होता है लौह चुंबकीय। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में बहुत अधिक से वृद्धि आती है। अनुचुंबकीय पदार्थ इससे थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन ये भी ठीक ठाक है। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ तो एकदम ही माइनस है, चुंबक के प्रति इसका व्यवहार बिल्कुल नेगेटिव है। ये चुंबकीय क्षेत्र के मान को सीधे क्या करता है, घटा ही देता है। क्या कर देता है, घटा देता है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर सोचिए कोई पदार्थ अनुचुंबकीय था और वो अगर मान के चलिए लौह चुंबकीय बन गया तो माना जाएगा कि उसका प्रमोशन हुआ। लेकिन सोचिए अगर कोई लौह चुंबकीय है और वो अनुचुंबकीय में चला गया, इसका मतलब उसका प्रमोशन नहीं हुआ, उसका तो डिमोशन हो गया ना। मतलब जब तक लौह चुंबकीय था तब तक तो बेहतर था, चुंबक की दुनिया में उसका नंबर 1 था। लेकिन जैसे ही अनुचुंबकीय बनेगा तो उसका तो लेवल नीचे गिर गया। तो यही चीज़ ऑब्जर्व की गई क्यूरी मैम के द्वारा। जो मैडम क्यूरी हैं उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि क्यूरी ताप पर कोई भी जो पदार्थ है वो अनुचुंबकीय पदार्थ में परिणत हो जाता है, खासकर वो जो लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो वो ताप जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिणत हो जाती है उसे ही क्यूरी ताप कहते हैं, ठीक है। सब पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। तो चलिए देखा जाए, क्यूरी ताप उस ताप को कहा जाता है जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिणत हो जाते हैं। इसे TC से सूचित किया जाता है। C का मतलब क्यूरी और T का मतलब टेम्परेचर। आई होप आपको समझ में आया हो। अब आता है पार्थिव चुंबक के संदर्भ में तृतीय अवधारणा, कि द्वितीयक अवधारणा जब फेल हो गई, जब कहा गया कि भैया ऐसा कैसे, अंदर तो ताप बहुत ज़्यादा होता है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे क्रिएट होगा, तो इसका जवाब नहीं दे पाए, तो फिर माना गया कि भैया द्वितीयक अवधारणा भी बकवास है, इसका अभी कोई आधार नहीं। तो चलो तृतीय अवधारणा पर सोचा जाए। तो देखिए तृतीय अवधारणा का भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि ये है क्या। तो उससे पहले मैं आपको जो है जो फिगर है उससे आपको समझा देता हूँ कि क्या मुद्दा है कुल मिला के। तो देखिए फिगर यहाँ, देखिए पृथ्वी जो है उसके चारों ओर है वायुमंडल, ये हम सभी लोगों को पता है। उस वायुमंडल में अलग अलग लेयर्स हैं, उसमें एक है आयन मंडल, और इसका नाम आयन मंडल इसलिए है क्योंकि इसमें आयन होते हैं। देखिए यहाँ प्लस प्लस दिख भी रहा है।
जब सूर्य प्रकाश आती है तो अपने साथ एनर्जी लेकर के आती है, और वो एनर्जी और ज़्यादा आयन को बढ़ा देता है। मतलब पहले इतना था तो और भी आयन सब बढ़ जाएगा, क्योंकि वियोजन होता है, परमाणु टूटते हैं, अणु टूटते हैं, और इस तरह से आयन बढ़ जाता है। अब जैसा कि हमें पता है कि पृथ्वी तो गति कर रही है, तो पृथ्वी की गति के कारण वायुमंडल भी गति करता है। और अगेन वही दूसरा जो लॉजिक था कि जब पृथ्वी गति करेगा, अर्थ गति करेगा, तो वायुमंडल भी गति करेंगे। वायुमंडल जब गति करेंगे तो आयन मंडल भी गति करेंगे। आयन मंडल गति करेगा तो आयन सब भी गति करेगा। जो आवेश है आयन, वो भी गति करेगा, और जब आयन गति करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और यही चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी को बना देता है पार्थिव चुंबक। ये भी लॉजिक ठीक लगा कि हाँ भैया ये तो ठीक है, इसमें टेम्परेचर वाला भी कोई चक्कर नहीं है। लेकिन ये भी फेल हो गया। क्यों भाई? क्योंकि सूर्य का तो प्रकाश दिन में मिलेगा ना, तो सूर्य का प्रकाश दिन में मिलेगा तो दिन में तो आयन ज़्यादा होना चाहिए। अब आपके मन में आएगा हाँ बिल्कुल होना चाहिए सर, तो रात में जब सूर्य नहीं रहता है तो उस समय तो फिर आयन की संख्या कम हो जानी चाहिए। आपके भी दिमाग में आया कि हाँ सर कम हो जानी चाहिए। तो अगर दिन और रात में आयन कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी कभी बढ़ना चाहिए कभी घटना चाहिए। तो आपके मन में आएगा हाँ ये तो होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बोल दूँ, इन रियलिटी न चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है न घटता है। अब इस कारण से ये नियम भी फेल हो गया, क्योंकि ये नियम के अनुसार दिन में चुंबकीय क्षेत्र का मान होना चाहिए था ज़्यादा और रात में चुंबकीय क्षेत्र का मान कम। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोगों के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र हमेशा और हमेशा सेम ही होते हैं। बी का मान होता है कांस्टेंट, ये बदलता नहीं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यही सब बात मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब आपको नोट डाउन करते समय ये फ़ोटो को भी उतार लीजिएगा, ठीक है ना? ये फ़ोटो को भी आप लोगों को उतार लेनी। तो मैं जितना भी नॉट नोटेबल पॉइंट है उस सबको हटा देता हूँ। तो चलिए सब साफ हो गया। अब मैं पढ़ देता हूँ। देखिए जो बात मैंने आपको समझाई है एकदम सेम टू सेम वही चीज़ है। देखिए ज़रा, प्रकाश की किरण जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो धरातल तक आने के क्रम में आयन मंडल से होती हुई अग्रसर होती है, जो उस आयन मंडल में उपस्थित आयनों को ऊर्जा प्रदान करवाकर या प्राप्त करवा देती है। तथा पृथ्वी चूंकि गतिमान है, इस कारण से पूरा वायुमंडल पृथ्वी के साथ गतिमान रहता है। जो गतिमान आयन धारा उत्पन्न करती है, और यही धारा पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेवार है। सेम यही बात मैंने आपको समझाया था अभी, वही राइटिंग फॉर्म में है। अब यही फोटो नीचे बना लेना है। अब देखिए ये जो फेल हुआ है उसको भी मैं यहाँ चर्चा कर दिया हूँ। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण इस अवधारणा के अनुसार समय के साथ परिवर्तित होनी चाहिए थी, मतलब दिन में ज़्यादा और रात में कम। लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट में आप लिख सकते हैं, इस कारण ही तृतीय अवधारणा को भी पूर्णतः स्वीकृत नहीं किया गया। अभी तक पृथ्वी के लेकर के 3 ही अवधारणा दी गई है और तीनों हम सबों ने पढ़ लिया। आपको बस करना यह है कि इसको नोट डाउन कर लेनी है बढ़िया तरीके से, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और इस पर बात कर लूँगा, और थोड़ा बहुत भी अगर डाउट होगा तो वो भी क्लियर कर लेंगे।